लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 15 अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र और राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों और घनिष्ठ सहभागिता पर नहीं अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। दूसरा, अंतर्राज्य परिषद द्वारा समन्वयता। तीसरा, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों, न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। चौथा, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय संबंधित है। इसमें दो प्रावधान हैं। पहला, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण संबंधी किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। दूसरा, संसद यही व्यवस्था कर सकता है कि ऐसे किसी विवाद को ना ही उच्चतम न्यायालय में और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। इस संविधान के अधीन संसद ने दो कानून बनाए हैं, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्डों की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उनकी सलाह हेतु की जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार का अंतर्राज्यीय नदी व नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु अस्थायी न्यायालय गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे न्यायाधिकरण के अधीन हो, उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है। यदि जल विवादों को विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति से उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया है कि वह अब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। 2016 में केंद्र सरकार ने 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर चुकी है। इस अधिनियमों के नाम, गठन का वर्ष, संबंधित राज्यों की सूची तालिका में दर्शाया गया है। अंतर्राज्यीय परिषदें। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी को आवश्यक महसूस करे तो ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वो ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषदों के कर्तव्यों, संगठन और इसकी प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। फिर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण स्थिति जो 2004 में बना था, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। महादायी जल न्यायाधिकरण 2010, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषदों के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 के अनुसार इनके कर्तव्यों का उल्लेख है। पहला, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना। दूसरा, उन विषयों पर जिनमें राज्य और केंद्र और तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण, विचार विमर्श करना। तीसरा, ऐसे विषयों और तथा विशेष तौर पर नीति और उसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों की पर जांच करने और सलाह देने का कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार के संपूरक है। परिषद किसी विवाद, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, का निष्पादन कर सकती है।
किंतु इसका कार्य सलाहकारी न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। अनुच्छेद 263 उपरोक्त उपधाराओं के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा क्रियान्वयन से बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुकी है। केंद्र स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, बिक्री हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 4 क्षेत्रीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। केंद्र व राज्यों के संबंधित सरकारी आयोग 1983 से 88 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसने संस्तुति की कि अंतर्राज्यीय परिषद को अनुच्छेद 263 के तहत बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद कहना आवश्यक है। आयोग की संस्तुति पर परिषद को 263 की उपधारा वख ग में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जाने लगी। सहकारी आयोग के उपरोक्त प्रावधानों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसमें निम्न सदस्य: अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है। अगला 5वां, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। 6, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिषद स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। ये परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संशोधित करने वाला निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य विचार विमर्श व सलाह से समन्वय को बढ़ाना है और विस्तारपूर्वक इसके कार्य निम्न हैं: ऐसे विषयों के अन्वेषण, विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों एवं केंद्रों के हित के साझा हित निहित हो। दूसरा, इस विषय पर नीति और उसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। फिर तीसरा, ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो कि राज्यों के समान हित हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। परिषद में 1 वर्ष से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इनकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों के निर्णय पर एकमत से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 के परिषद के विचार मामले में सतत चर्चा के लिए की गई थी। इसके सदस्य होते हैं: केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 9 मुख्यमंत्री। परिषद की सहायता के लिए सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसमें भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिव क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। फिर लोक अधिनियम या दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य तक ही सीमित होता है। अतः संभव है कि एक राज्य के कानून दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य हो। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास या साख तथा उपवाक्य जो इस प्रकार बने थे: केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिकारियों, दस्तावेजों तथा न्यायाधिकरण प्रक्रिया को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी व कार्यकारी दोनों कानून निहित थे। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों कार्यों के निर्वाह के लिए बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड, कार्रवाई जिस परिस्थितियों में सिद्ध की जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड और कार्यवाही का एक राज्य से दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद विशेष अधिकार से संबंधित है। तीसरा, भारत के किसी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यह नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य में दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में भारतीय क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना, देश में व्यापार, वाणिज्य, समागम के आबाद प्रभाव को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम पर भी है।
अतः किसी राज्य की सीमा पर या पहले से या उसके बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह 301 का उल्लंघन है। 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं प्रावधानों यानी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 302 से लेकर 305 तक के लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है अथवा भारत के किसी भाग पर वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य का अथवा राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य से हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य तथा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उससे संबंधित राज्य के उत्पादक होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों के लगाने का निषेध करता है। चौथा, स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत सेवा विधियों के अधीन है। वे विधियाँ जो केंद्र और राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट है। इस प्रकार संसद और राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या ना हो जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। संसद व्यापार, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंधित कर सकती है। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति व कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें सार्वधिक निकाय हैं। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तरी, मध्य पूर्व, पश्चिमी और दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र, संचार के तंत्र, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा और कानून की व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला, केंद्र सरकार के गृह मंत्री; दूसरा, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री; तीसरा, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री; चौथा, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद सलाहकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं। कौन कौन से? बैठक में विराम अधिकार की होते हैं योजना आयोग के द्वारा नामित व्यक्ति; दूसरा, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव; क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त; केंद्र सरकार का गृह मंत्री; 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री के अनुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र के बीच सहभागिता, समन्वयता को बढ़ाना है। ये परिषदें आर्थिक एवं सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे विषयों पर संबंधित विचार विमर्श तथा संस्तुति करती हैं। यह न केवल चर्चात्मक परामर्शदात्री निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य विस्तार पूर्वक हैं: पहला, भावपूर्णता देश का एकीकरण करना; तीक्ष्ण याज भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई व क्षेत्र विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना; विभाजन के बाद प्रभाव को दूर करना ताकि पुनः गठन, एकीकरण, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को एक साथ चल सके। फिर अगला, केंद्र राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता व एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। मुख्य विकास योजनाओं के सफल और तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे को सहायता करना। फिर अगला, देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना। पूर्वोत्तर परिषद, उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। इस सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं
जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यह एक एकीकृत समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाते हैं जिसमें सार्वजनिक महत्व के विषय सम्मिलित होते हैं। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की देखरेख के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। क्षेत्रीय परिषदें, नाम, सदस्य और मुख्यालय। क्षेत्रीय परिषदें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ये इसका कहाँ है? इलाहाबाद में। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव एंड दादर नगर हवेली, मुंबई। पांचवा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और ये कहाँ हेडक्वार्टर? चेन्नई में। अब अंतर्राज्यीय संबंधी से कुछ अनुच्छेद हैं। तो लोकलेखा की पारस्परिक मान्यता आदि। तो 261 है लोकलेखा, अभिलेख और न्यायिक प्रक्रिया। फिर जल संबंधी विवाद, 262 अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित वादों के न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्यीय जल परिषद संबंधित प्रावधान। उसके बाद है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। 301 व्यापार, वाणिज्य और व्यवहारिक लेन देन। 302 व्यापार, वाणिज्य, व्यवहारिक लेन देन में प्रतिबंध की संसद की शक्तियाँ। 303 व्यापार वाणिज्य के संबंध में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और व्यवहारिक लेन देन पर प्रतिबंध। 305 पहले से लागू कानून तथा राज्य के एकाधिकार संबंधित कानूनों की सुरक्षा। 300 से पहले अनुसूची में भाग बी के कतिपय राज्यों को द्वारा व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति निरस्त। 307 अनुच्छेद 301 से लेकर 304 तक चयनित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। धन्यवाद।